सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। आज हिंदी साहित्य के अंतर्गत लेखक मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन के विषय में हम अध्ययन करेंगे। प्रेमचंद जी के बिना हिंदी साहित्य अधूरा है। हिंदी साहित्य का यदि हम अध्ययन करना चाहते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रेमचंद जी को पढ़े बिना, उनकी कृतियों, उनकी रचनाओं की बातों, उनकी रचनाओं के बिना हम हिंदी साहित्य को पूरा कह सकें। छायावादी युग 1918 से लेकर 1936 तक की समय सीमा में रहा है। तो जहाँ काव्य में छायावादी युग चल रहा था, उसी समय गद्य की विधाओं में महत्वपूर्ण रूप से देखा जाए तो उपन्यासों और कहानियों में प्रेमचंद युग जाना जाता है। वही समय सीमा 1918 से 1936 तक की समय सीमा मुंशी प्रेमचंद जी के नाम है हिंदी साहित्य में। तो आइए आज अध्ययन करते हैं मुंशी प्रेमचंद जी के विषय में। मुंशी प्रेमचंद जी अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। हमारे देश में हिंदी साहित्य के प्रति जितनी भी प्रतियोगिताएं होती हैं, जिनमें हिंदी साहित्य आता हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुंशी प्रेमचंद जी को उसमें न लिया जाए। तो आप सभी मित्रों के लिए, आप सभी भाइयों के लिए, आप सभी बहनों के लिए ये मैं कहना चाहूँगा कि ये जो आज वीडियो में लेकर आया हूँ, आप सभी बहुत ही ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन करेंगे। यह हमारे प्रतियोगिता के रूप में, हमारे चाहे IAS हो, PCS हो, ग्रुप C हो, ग्रुप B हो, इन सभी प्रतियोगिताओं में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी कृतियां हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण की कहानियां, उपन्यास, निबंध, नाटक सब लिखे हैं। चाहे थोड़ा लिखा है परंतु लिखा सब भी है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से लिए जाते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप इस वीडियो को अपना महत्वपूर्ण समय देंगे और चाहे तो इस वीडियो के द्वारा आप अपने नोट्स बना सकते हैं। बहुत ही मैंने जितना अथक प्रयास मुझसे हो चुका था, मैंने बहुत ही अध्ययन करने के उपरांत इस वीडियो को आज लेकर आया हूँ। तो आइए आरंभ करते हैं। मुंशी प्रेमचंद। धनपत राय श्रीवास्तव जो प्रेमचंद नाम से जाने जाते हैं, मतलब उनका जो मूल नाम है वो धनपत राय श्रीवास्तव है। वो हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार और कहानीकार एवं विचारक थे। उन्होंने सेवा सदन लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार और विचारक थे। उन्होंने सेवा सदन, प्रेमाश्री, रंगभूमि, निर्मला, गबन, क्रमभूमि और अंतिम उपन्यास गोदान, पूर्ण रूप से जो उपन्यास है इनका गोदान, अपूर्ण रूप से मंगलसूत्र भी है, आदि लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास तथा कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, 2 बैलों की कथा आदि 300 से अधिक कहानियाँ। आप देख सकते हैं कि 1.5 दर्जन उपन्यास और 300 से अधिक कहानियाँ लिखी हैं। उनमें से अधिकांश हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित हैं। उन्होंने अपने दौर की सभी प्रमुख उर्दू और हिंदी पत्रिकाओं जमाना, सरस्वती, माधुरी, मर्यादा, चांद, सुधा आदि में लिखा है। उन्होंने हिंदी के समाचार पत्र जागरण तथा साहित्य पत्रिका हंस, समाचार पत्र जागरण और साहित्य पत्रिका हंस का संपादन और प्रकाशन भी किया। इसके लिए उन्होंने सरस्वती प्रेस खरीदा, जो बाद में घाटे में रहा और बंद करना पड़ा। जीवन के अंतिम दिनों तक वे साहित्य सर्जन में लगे रहे। महाजनी सभ्यता उनका अंतिम निबंध, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो यहाँ लाइनें आपके सामने आ रही हैं। महाजनी सभ्यता उनका अंतिम निबंध, साहित्य का उद्देश्य अंतिम व्याख्यान, कफन अंतिम कहानी, गोदान अंतिम पूर्ण उपन्यास है तथा मंगलसूत्र अंतिम अपूर्ण उपन्यास है। दोनों उपन्यास और कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। कहानी पूछी जाती है, अंतिम कहानी कौन सी है? कफन है। अंतिम पूर्ण उपन्यास के रूप में गोदान और अपूर्ण उपन्यास के रूप में है मंगलसूत्र। मंगलसूत्र बहुत पूछा जाता है कि किस उपन्यासकार का अपूर्ण उपन्यास है मंगलसूत्र। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत हैं, तो इनको ध्यानपूर्वक आप अपने समझेंगे। 1906 से 1936 के बीच लिखा गया प्रेमचंद का साहित्य इन 30 वर्षों का सामाजिक सांस्कृतिक दस्तावेज है। इसमें उस दौर के समाज सुधारक आंदोलनों, स्वाधीनता संग्राम एवं प्रगतिवादी आंदोलनों के सामाजिक प्रभावों का स्पष्ट चित्रण है। उनमें दहेज, महत्वपूर्ण विषय जो इनकी कहानियों में, इनके उपन्यासों में ले गए हैं वो ये हैं: दहेज, अनमेल विवाह, पराधीनता, लगान, छुआछूत, जाति भेद, विधवा विवाह,
आधुनिकता, स्त्री पुरुष समानता आदि उस दौर की सभी प्रमुख समस्याओं का चित्रण मिलता है इनकी रचनाओं में। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद उनके साहित्य की मुख्य विशेषता है। यदि उनके साहित्य की विशेषता पूछी जाए तो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद है। पहले आदर्शवादी और उसके पश्चात यथार्थवाद की ओर उनका रुझान हुआ। हिंदी कहानी तथा उपन्यास के क्षेत्र में 1918 से लेकर 1936 तक के कालखंड को प्रेमचंद युग के नाम से जाना जाता है। जो काव्य के क्षेत्र में छायावादी युग है वो गद्य के क्षेत्र में प्रेमचंद युग है। आइए हम मुंशी प्रेमचंद जी, एक छायाचित्र उनका आपके सम्मुख है जिसमें लिखा है उनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव, जन्म 31 जुलाई 1980, निवासी लम्ही गांव बनारस, देहावसान जो उनका हुआ है निधन 8 अक्टूबर 1936 वाराणसी। 1936 में ही इनकी कहानी कफन और पूर्ण रूप से उपन्यास गोदान प्रकाशित हुए हैं। आइए इनके जीवन परिचय को हम समझते हैं। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी जिले के लहमी गांव में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी और पिता का नाम मुंशी अजायब राय था, जो लम्ही में डाक मुंशी थे। उनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। प्रेमचंद की आरंभिक शिक्षा फारसी में हुई। प्रेमचंद के माता पिता के संबंध में रामविलास शर्मा लिखते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखें, जब वे 7 साल के थे तभी उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। 15 साल में उनकी शादी कर दी गई और 16 साल के होने पर उनके पिता का देहावसान हो गया। मात्र 7 साल की उम्र में माता का देहावसान, 16 साल की उम्र में पिता का देहावसान और 15 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई, उनका विवाह हो गया। इसके कारण प्रारंभिक जीवन उनका संघर्षमय रहा। प्रेमचंद के जीवन का साहित्य से क्या संबंध है, इस बात की पुष्टि रामविलास शर्मा जी की इस कथन से होती है। सुतीली माँ का व्यवहार, बचपन में शादी, पंडित पुरोहितों का कर्मकांड, किसानों और क्लर्कों का दुखी जीवन, यह सब प्रेमचंद के 16 साल की उम्र में ही देख लिया था। मात्र 16 साल के जीवन में इन समस्याओं से अपने आप को रूबरू करना, आत्मसात करना एक महान व्यक्ति का ही कार्य हो सकता है। इसलिए उनके ये अनुभव एक ज़बरदस्त सच्चाई के लिए उनके साथ कथा साहित्य में झलक उठे। उनकी कहानियों में, उनके उपन्यासों में, उनके निबंधों में ये सब समस्याएं उजागर हो गई। आइए उनके विषय में आगे पढ़ते हैं। उनका पहला विवाह 15 साल की उम्र में 1906 में उनका दूसरा विवाह शिवरानी देवी से हुआ, जो बाल विधवा थी। विधवा पुनर्विवाह की समस्याओं को इन्होंने अपने उपन्यासों में खड़ा किया है, तो उसी को देखते हुए बाल विधवा थी शिवरानी जी, उनसे इनका दूसरा विवाह हुआ। वे सुशिक्षित महिला थी जिन्होंने कुछ कहानियाँ और प्रेमचंद घर में शीर्षक पुस्तक भी लिखी है। प्रेमचंद घर में जो इनकी जीवनी लिखी है वो इन्हीं की धर्मपत्नी शिवरानी देवी जी के द्वारा लिखी गई है। बहुत महत्वपूर्ण रचना है। उनकी 3 संतानें हुई, श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव। ये वही अमृत राय हैं जिन्होंने इनकी जीवनी कलम का सिपाही लिखी है। 1898 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हुए। नौकरी के साथ ही उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। उनकी शिक्षा के संदर्भ में रामविलास शर्मा लिखते हैं, रामविलास शर्मा जी ने इनकी जीवनी पर बहुत अध्ययन किया है। वो लिखते हैं कि 1910 में अंग्रेजी, दर्शन और फारसी और इतिहास लेकर इंटर किया। 1919 में वे अंग्रेजी, फारसी और इतिहास लेकर बीए करते हैं। तत्पश्चात 1919 में बीए करने के बाद वे शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हुए। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस पद पर शिक्षा विभाग में वे नियुक्त हुए थे, तो इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हुए थे। 1921 में असहयोग आंदोलन के कारण महात्मा गांधी जी के सरकारी नौकरी छोड़ने के आह्वान पर स्कूल इंस्पेक्टर पद से 23 जून को त्यागपत्र दे दिया। इसके पश्चात उन्होंने लेखन को अपना व्यवसाय बना लिया। मर्यादा, माधुरी आदि पत्रिकाओं में वे संपादक पद पर कार्यरत रहे। इसी दौरान उन्होंने प्रवासी लाल के साथ मिलकर सरस्वती प्रेस भी खरीदा। प्रवासी लाल जी के साथ मिलकर, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसके साथ मिलकर सरस्वती पत्रिका खरीदा? घाटे में रहने के बाद उसको बाद में छोड़ दिया। हंस और जागरण पत्र निकाला। प्रेस उनके लिए व्यावसायिक रूप से लाभप्रद सिद्ध नहीं हुआ। 1933 ईस्वी में ऋण को पटाने के लिए उन्होंने मोहनलाल भवानी के
सिनेटॉन कंपनी में कहानी लेखक के रूप में काम करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। बहुत अधिक ऋण होने के कारण उन्होंने सिनेटॉन कंपनी में लेखक के रूप में कार्य करना स्वीकार किया। फिल्म नगरी प्रेमचंद जी को रास नहीं आई। वे 1 वर्ष का अनुबंध भी पूरा नहीं कर सके और 2 महीने का वेतन छोड़कर बनारस लौट आए। उनका स्वास्थ्य निरंतर बिगड़ता रहा। लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 में इस महान कहानीकार, महान उपन्यासकार का निधन हो गया। ये आप प्रेमचंद जी और उनकी पत्नी शिवरानी देवी जी का एक छायाचित्र देख रहे हैं। साहित्यिक जीवन के विषय में हम देखते हैं प्रेमचंद जी के। उनका पहला उपलब्ध लेखन उर्दू उपन्यास असरारे महाबिद है, जो धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुआ। इनकी हिंदी रूपांतरण देवस्थान रहस्य नाम से हुआ। जो असरारे महाबिद है उसको हिंदी में रूपांतरण देवस्थान रहस्य के नाम से हुआ। प्रेमचंद जी का दूसरा उपन्यास हम खुरमाया हम सवाब है, जिसका हिंदी रूपांतरण प्रेमा नाम से 1907 में प्रकाशित हुआ। 1908 में इनका पहला कहानी संग्रह सोजे वतन, जिसको अंग्रेज़ों ने क्या कर दिया, जिस पर प्रतिबंध लगा दिया। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत था यह निबंध। इस संग्रह को अंग्रेजी सरकार ने प्रतिबंध कर दिया और इसकी सभी प्रतियां जब्त कर ली। सिर्फ प्रतिबंध ही नहीं किया, सारी प्रतियां भी जब्त कर ली और इसके लेखक नवाब राय को भविष्य में लेखन कार्य करने की चेतावनी दे डाली कि लेखन कार्य नहीं करेंगे। तभी से क्या हुआ, नवाब राय को छोड़ प्रेमचंद का जन्म हुआ। उन्होंने प्रेमचंद के नाम से लिखना आरंभ कर दिया। उनका यह नाम दया नारायण निगम ने रखा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लोक सेवा आयोग के द्वारा कई बार पूछा भी जा चुका है, जबकि प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम किसने दिया। दया नारायण निगम ने इनका यह नाम दिया। प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी जमाना पत्रिका के दिसंबर 1910 के अंक में प्रकाशित हुई। 1915 में उस समय की प्रसिद्ध हिंदी मासिक पत्रिका सरस्वती के दिसंबर अंक में पहली बार उनकी कहानी सोत प्रकाशित हुई। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वह कहानी जो सरस्वती पत्रिका में पहली बार छपी है प्रेमचंद जी की, सोत नाम कहानी है। 1918 में उनका पहला हिंदी उपन्यास सेवा सदन, इनका पहला हिंदी उपन्यास सेवा सदन, और पहला उपन्यास यदि हम सवाब या हम खुरबा, जो उर्दू भाषा में है। इसकी अत्यधिक लोकप्रियता ने प्रेमचंद को उर्दू से हिंदी का कथाकार बना दिया। हालांकि उनकी लगभग सभी रचनाएं हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित होती रही। उन्होंने लगभग 300 कहानियां और 1.5 दर्जन उपन्यास लिखे हैं। आगे सनवाइज उनका घटनाक्रम। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था। उसी समय कुछ महीने बाद मर्यादा नामक पत्रिका का संपादन किया। इसके बाद उन्होंने लगभग 6 वर्षों तक हिंदी पत्रिका माधुरी का संपादन किया। 1922 में उन्होंने बेदखली की समस्या पर आधारित प्रेमाश्रम उपन्यास प्रकाशित किया। 1925 में रंगभूमि नामक वृद्ध उपन्यास लिखा, जिसके लिए उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला है। 1926 से 27वीं ईस्वी के दौरान उन्हें माधवी वर्मा द्वारा संपादित हिंदी मासिक पत्रिका चांद, जिसकी संपादक माधवी वर्मा जी थी, चांद के लिए धारावाहिक उपन्यास के रूप में निर्मला की रचना की। इसके बाद उन्होंने कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि और गोदान की रचना की है। 1930 में बनारस से अपना मासिक पत्रिका हंस प्रकाशन किया। महत्वपूर्ण है, ईस्वी भी याद रखना। 1932 में उन्होंने हिंदी साप्ताहिक पत्र जागरण, ये मासिक पत्रिका थी हंस और ये साप्ताहिक पत्र था जागरण, जो 1932 में उन्होंने आरंभ किया। उन्होंने लखनऊ में 1936 में अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के सम्मेलन की अध्यक्षता की। 1936 से 43 तक हिंदी साहित्य के अंतर्गत प्रगतिवाद आता है, तो उसी प्रगतिवाद जो जहाँ से उत्पन्न हुआ है वो ही था प्रगतिशील लेखक संघ। वो है लेखक संघ 1936 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी। उन्होंने मोहन दयाराम भवनानी की अजंता सिनेटॉन कंपनी में कथा लेखक की नौकरी की। 1934 में फिल्म मजदूर की कहानी उन्होंने लिखी। जो फिल्म बनी थी मजदूर की कहानी, वो उन्होंने ही लिखी है। 1920 से 36 तक प्रेमचंद लगभग 10 या अधिक कहानी प्रतिवर्ष लिखते रहे। मरणोपरांत उनकी कहानियाँ मानसरोवर नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हुई। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मानसरोवर जो
शीर्षक है वो किसकी कहानियों का कहानी संग्रह है। ये तो था उनकी घटनाक्रम। अभी हम उनके उपन्यास के विषय में चर्चा करेंगे। उपन्यास असरार महाबीर, जो हमने कहा है कि उनका प्रथम उपन्यास जो उर्दू साहित्य में लिखा गया, आवाज़ खल्क में 8 अक्टूबर 1903 में 1 फरवरी 1905 तक धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ असरार महाबीर। कालांतर में यह हिंदी में देवस्थान रहस्य के नाम से प्रकाशित हुआ। हम कुर्बा या हम सवाब, जो प्रेमा के नाम से हिंदी में अनुवाद किया गया, इसका प्रकाशन 1907 में हुआ। रूठी रानी 1907 के अप्रैल से अगस्त महीने तक जमाना में प्रकाशित किया गया, जो जमाना इनका साप्ताहिक पत्र था। सेवा सदन सर्वप्रथम हिंदी उपन्यास 1918 में प्रकाशित हुआ। हिंदी में प्रकाश इनका पहला उपन्यास था। मूल रूप से उन्होंने बाजरे हुस्न नाम से पहले उर्दू में लिखा, पहले इसको बाजरे हुस्न नाम से उर्दू में लिखा, परंतु प्रकाशित इन्होंने पहले हिंदी में किया, उसको सेवा सदन नाम देकर, इसलिए प्रकाशित पहले हिंदी में हुआ है, तो इनका हिंदी का पहला उपन्यास कहा जाता है। यह स्त्री समस्या पर केंद्रित उपन्यास है, जिसमें दहेज प्रथा, अनमेल विवाह, वेश्यावृत्ति, स्त्री पराधीनता आदि समस्याओं के कारण प्रभाव शामिल है। डॉक्टर रामविलास शर्मा सेवा सदन की मुख्य समस्या भारतीय नारी की पराधीनता को मानते हैं। इसमें नारी को लेकर दहेज प्रथा, अनमेल विवाह, वेश्यावृत्ति, स्त्री पराधीनता चारों समस्याएं हैं, परंतु रामविलास शर्मा जी ने मुख्य रूप से पराधीनता को माना है। प्रेमाश्रम जो 1922 ईस्वी में, यह किसान जीवन पर उनका पहला उपन्यास है, जो इनका महा उपन्यास कहा जाता है। गोदान किसान से संबंधित है, परंतु किसान पर पहला उपन्यास प्रेमाश्रम है। इसका मसौदा भी पहले उर्दू में गोसाए आफियत नाम से तैयार हुआ था, लेकिन पहले हिंदी में प्रकाशित कराया गया। यह अवध के किसान आंदोलन के दौर में लिखा गया है। इसके संदर्भ में वीर भारत तलवार, किसान राष्ट्रीय आंदोलन और प्रेमचंद 1918 से 22 पुस्तक में लिखते हैं कि 1922 में प्रकाशित प्रेमाश्रम हिंदी में किसानों के सवाल पर लिखा गया पहला उपन्यास है। इसमें सामंती व्यवस्था के साथ किसानों के अंतर्विरोधों को केंद्र में रखकर उसकी परिधि के अंदर पड़ने वाले हर सामाजिक तबके का जमींदार, तालुकेदार, उनके नौकर, पुलिस, सरकारी मुलाजिम, शहरी मध्यम वर्ग और उनकी सामाजिक भूमिकाओं का सचिव चित्रण किया गया है। यही सब आपको गोदान के अंतर्गत देखने को मिलेंगे और विस्तृत रूप में, परंतु यहाँ पर इनका आरंभ हो चुका था प्रेमाश्रम से। जो इनका उपन्यास है रंगभूमि 1925 में इन्होंने लिखा है। यह एक अंधे भिखारी जिसका नाम सूरदास होता है, इसका नायक है, उसे हिंदी साहित्य में क्रांतिकारी बदलाव का सूत्रपात करते हैं रंगभूमि से। निर्मला 1925 में अनमेल विवाह की महत्वपूर्ण समस्या को लेकर इन्होंने लिखा। कायाकल्प 1926 में, अहंकार, इसका प्रकाशन कायाकल्प के साथ ही 1926 में हुआ था। अमृत राय के अनुसार यह अनातोल फ्रांस के थाश का भारतीय परिवेश में रूपांतरण है। 1927 में इन्होंने प्रतिज्ञा नामक उपन्यास लिखा, जो विधवा जीवन उनकी समस्याओं को रेखांकित करता है। 1928 में गबन, बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है, जिसके नायक है रमानाथ और उनकी पत्नी जालपा, दाम्पत्य जीवन को दर्शाते हैं। रमानाथ द्वारा सरकारी दफ्तर में गबन, जालपा का उभरता व्यक्तित्व आदि इसकी घटनाओं के इर्द गिर्द यह उपन्यास घूमता है। 1932 में कर्मभूमि, यह अछूत समस्याओं और उनका मंदिर में प्रवेश को लेकर तथा लगान आदि समस्याओं को लेकर उपन्यास लिखा गया है, इनका कर्मभूमि। गोदान 1936 ईस्वी में, जो इनका पूर्ण रूप से अंतिम उपन्यास है, किसान जीवन पर लिखी अद्वितीय रचना है। इस तरह की कोई दूसरी रचना आज तक नहीं प्रकाशित हुई है। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद द गिफ्ट ऑफ काउ नाम से भी प्रकाशित हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, आप देख सकते हैं कि आप जिसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है। इनकी जो अपूर्ण रचना है मंगलसूत्र नामक उपन्यास है। यह अधूरा उपन्यास है जिससे इनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया। इसका प्रकाशन के समय में अमृत राय प्रेमचंद की जीवनी में लिखते हैं कि इसका प्रकाशन लेखक के देहांत के वर्ष के बाद 1948 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ, जो मंगलसूत्र है पूर्ण था। प्रेमचंद जी द्वारा पूर्ण किया गया उनके पुत्र अमृत राय जी के द्वारा। आप देख सकते हैं एक झलक उनकी जो रचनाएं हैं प्रेमचंद जी की, उनके जो दृश्य हैं किताबों के, वो आपके सामने हैं। सेवा सदन, क्रमभूमि, निर्मला, गबन, कायाकल्प, गोदान, प्रतिज्ञा, वरदान, कफन, अहंकार,
ये सब उनकी पुस्तकों के फ्रंट पेज आपके सामने हैं। आइए, ये तो उनके उपन्यास थे। अभी हम उनकी कहानियों के विषय में चर्चा करेंगे। आप सबसे कहना चाहूँगा, बहुत ही थोड़ा विस्तृत वीडियो बन रहा है, परंतु आप बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए हम इसको समय दे रहे हैं। आप भी वो अपना महत्वपूर्ण समय इसको दीजिएगा और ध्यानपूर्वक समझिएगा। आइए, कहानी के विषय में हम अध्ययन करते हैं। इनकी अधिकतर कहानियों में निम्न एवं मध्यम वर्ग का चित्रण है। डॉक्टर कमल किशोर गोयनका ने प्रेमचंद की संपूर्ण हिंदी उर्दू कहानियों को प्रेमचंद कहानी रचनावली नाम से प्रकाशित कराया है। उनके अनुसार प्रेमचंद ने कुल 301 कहानियाँ लिखी हैं, जिनमें 3 अभी अपर्याप्त हैं, मतलब प्राप्त नहीं हुई हैं। प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह सोजे वतन राष्ट्र का विलाप नाम से 1900 हमने अभी भी आपको पीछे पढ़ा है कि जून 1908 में प्रकाशित हुआ, जिसको अंग्रेज़ों ने प्रतिबंधित कर दिया और इनको नवाब राय नाम से लिखने के लिए प्रतिबंध लगा दिया। इनकी पहली कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न को आमतौर पर उनकी प्रकाशित कहानी माना जाता है। कौन सी? दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, जो पहली कहानी है किसकी? सोजे वतन की। डॉक्टर गोयनका के अनुसार कानपुर से निकलने वाली उर्दू मासिक पत्रिका जमाना के अप्रैल अंक में सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, इश्क, दुनिया और हुबे वतन वास्तव में उनकी पहली कहानी प्रकाशित हुई है। कहानी संग्रह के विषय में यदि बात की जाए तो सप्त सरोज 1917 में इसके पहले संस्करण की भूमिका लिखी गई। सप्त सरोज में प्रेमचंद की 7 कहानियाँ संकलित हैं। उदाहरणतः बड़े घर की बेटी, सोत, सज्जनता का दंड, पंच परमेश्वर, नमक का दारोगा, उपदेश तथा परीक्षा। इसके बाद नवनिधि, जिसमें 9 कहानियाँ संकलित हैं, जैसे राजा हरदौल, रानी सारंधा, मर्यादा की वेदी, पाप का अग्निकुंड, जुगनू की चमक, धोखा, अमावस्या की रात्रि, ममता और पछतावा। इनके जो अन्य कहानी संग्रह हैं, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी, ये सब भी इनकी कहानी संग्रह हैं। उसके बाद समर यात्रा, जिसमें 11 कहानियों का संकलन है जो मुझे दिया गया है। इसमें महत्वपूर्ण रूप से आप देखिए जेल, कानूनी कुमार, पत्नी से पति, लांछन, ठाकुर का कुआं, शराब की दुकान, जुलूस, आहुति, मेकू, होली का उपहार, अनुभव, समर यात्रा आदि कहानी है। और मानसरोवर, जो इनके मरणोपरांत इनकी सभी कहानियों को मानसरोवर नाम से 8 भागों में प्रकाशित किया गया है। उनकी जो महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं ये कुछ मैंने दी हुई हैं, और जो बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं उनको हाईलाइट भी किया हुआ है, उनको बोल्ड किया हुआ है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर उनको अध्ययन कर सकते हैं। ये देखिएगा, इन सभी कहानियों को मैंने लगभग 115-18 कहानियाँ हैं जिनको लिया है, और इसमें महत्वपूर्ण जो बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं उनको बोल्ड किया गया है। कफन 118 नंबर पे है, जो इनकी अंतिम कहानी है। उसके बाद इनके द्वारा नाटक लिखे गए हैं। नाटक में इनके 3 ही नाटक हैं, परंतु महत्वपूर्ण है, पूछ लिया जाता है। करबला, अभी लोकसेवा आयोग, उत्तराखंड लोकसेवा आयोग के द्वारा पूछा गया था करबला। संग्राम 1923, यह किसानों के मध्यम व्याप्त क्रोधी और किसानों की फिजूल खर्ची के कारण हुआ। कर्ज और कर्ज न चुका पाने के कारण अपनी फसल निम्न दामों में बेचने जैसी समस्याओं विचार करने वाला नाटक है। एक किसान कर्ज तो ले लेता है, वह कर्ज के द्वारा अपनी फसलों को उगाता भी है, और यदि किसी कारण फसल अच्छी नहीं हुई हो तो वह उस कर्ज को चुका नहीं पाता है, और कर्ज चुकाने के लिए भी उन फसलों का सही दाम नहीं मिल पाता तो अपनी फसलों को कम दामों में बेच लेता है। तो इन सब समस्याओं से एक किसान गुजरता है। करबला 1924 में और प्रेम की वेदी 1933 ईस्वी में लिखा गया है। तीनों ही महत्वपूर्ण नाटक है, आप तीनों को ही ध्यान रखेंगे, संग्राम, करबला और प्रेम की वेदी। ये नाटक शिल्प और संवेदना के स्तर पर अच्छे हैं, लेकिन उनकी कहानियाँ और उपन्यासें इतनी ऊंचाई प्राप्त कर ली थी कि नाटक के क्षेत्र में प्रेमचंद को कोई खास सफलता नहीं मिली। ये नाटक वस्तुतः संपादकता उपन्यासी बन गए हैं, मतलब कहानीकार और उपन्यासकार में रूप में इतनी प्रसिद्धि मिल गई कि उन्होंने नाटक में ज़्यादा नहीं किया। प्रेमचंद के कुछ निबंध भी हैं, आप उनको ध्यान रखें। पुराना ज़माना, नया ज़माना, स्वराज के फ़ायदे, कहानी कला, हिंदी उर्दू की एकता, कौमी भाषा के विषय में कुछ विचार, महाजनी सभ्यता, उपन्यास और जीवन में साहित्य का स्थान। उपन्यास नाम से खुद इनका एक निबंध है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अनुवाद भी क्या है? प्रेमचंद एक सफल अनुवादक भी थे। उन्होंने दूसरी भाषाओं के जिन लेखकों को पढ़ा, उनसे जिनसे प्रभावित हुए, उनकी कृतियों का अनुवाद भी किया। उसमें महत्वपूर्ण है टॉल्स्टॉय की कहानी 1923 में, गाल्सवर्दी के 3 नाटकों का हड़ताल 1930 में, चांदी की डिबिया 1931 और न्याय 1931 नाम से अनुवाद किया। उनका रतन नाथ सरसार के उर्दू उपन्यास फसाने आज़ाद का हिंदी अनुवाद आज़ाद कथा बहुत मशहूर हुआ था।
विशेषताओं के विषय में यदि महत्वपूर्ण रूप से देखा जाए तो बीसीसी हिंदी में प्रकाशित विनोद वर्मा के साथ हुए साक्षात्कार, इन्होंने बीसीसी के विनोद वर्मा जी के साथ साक्षात्कार, रचना की दृष्टि से प्रासंगिकता, मन्नू भंडारी प्रेमचंद के विषय में बताती हैं कि साहित्य के प्रति और साहित्य की हर दृष्टि के प्रति, यानी चाहे राजनीतिक, सामाजिक, पारिवारिक, सभी को उन्होंने जिस तरह अपनी रचनाओं में समेटा और ख़ास करके एक आम आदमी को, एक किसान को, एक आम दलित वर्ग के लोगों को, वह अपने आप में एक उदाहरण था। साहित्य में दलित विमर्श की शुरुआत शायद प्रेमचंद की रचनाओं से हुई थी। ये मन्नू भंडारी जी के शब्द। विचारधारा पे बात करें तो प्रेमचंदी साहित्य की वैचारिक यात्रा आदर्श से यथार्थ की ओर उन्मुख है। सबसे पहले आदर्शवादी उपन्यास, आदर्शवादी कहानियाँ लिखी और जो यथार्थ की ओर चली जाती हैं। सेवा सदन के दौर में वे यथार्थवादी समस्याओं को चित्रित तो कर रहे थे, लेकिन उसका एक आदर्श समाधान भी निकाल रहे थे। 1936 तक आते आते महाजनी सभ्यता, गोदान और कफन जैसी रचनाएं अधिक यथार्थपरक हो गईं, किंतु उसमें समाधान नहीं सुलझाया गया। अपनी विचारधारा को प्रेमचंद ने आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहा है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहा है। इसके साथ ही प्रेमचंद स्वाधीनता संग्राम के सबसे बड़े कथाकार हैं। इस अर्थ में उन्हें राष्ट्रवादी भी कहा जा सकता है। प्रेमचंद मानवतावादी भी थे और मार्क्सवादी भी। प्रकृतिवादी विचारधारा उन्हें प्रेमाश्रम के दौरान ही आकर्षित कर रही थी। प्रेमाश्रम जो उनका किसान के रूप में पहला उपन्यास था। प्रेमचंद ने 1936 में उन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ के पहले सम्मेलन को सभापति के रूप में संबोधन किया। उनका यही भाषण प्रगतिशील आंदोलन की घोषणा पत्र का आधार बना। इस अर्थ में प्रेमचंद निश्चित रूप से हिंदी के पहले प्रगतिशील लेखक कहे जा सकते हैं। पहला प्रगतिशील लेखक कौन है? तो वह प्रेमचंद जी है। ठीक है, आइए इनकी जो जीवनियाँ लिखी गई हैं उन पर एक विचार करते हैं। सबसे पहले ही जो इनकी धर्मपत्नी थी शिवरानी देवी जी, उनके द्वारा प्रेमचंद घर में 1944 में प्रकाशित की गई। उनके व्यक्तित्व के घरेलू पक्ष को उजागर किया है। 2005 में प्रेमचंद जी के नाती थे प्रबोध कुमार ने इस पुस्तक को दोबारा संशोधित करके प्रकाशित कराया है। कलम का सिपाही इनके पुत्र अमृत राय द्वारा लिखा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रतियोगिता के दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। यह प्रेमचंद जी की वृद्ध जीवनी है, जिसके प्रमाणिक बनाने के लिए उन्होंने प्रेमचंद के पत्रों का उपयोग किया है। दूसरा, कलम का मजदूर, ये भी महत्वपूर्ण है। कलम का सिपाही, कलम का मजदूर, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि कलम का सिपाही अमृत राय जी द्वारा है, कलम का मजदूर जो है मदन गोपाल जी द्वारा रचित है, परंतु कन्फ्यूजन हो जाता है। जीवनी मूलतः अंग्रेजी में लिखी गई थी, जिसका बाद में हिंदी रूपांतरण भी प्रकाशित हुआ। यह प्रेमचंद जी के परिवार के बाहर के व्यक्ति द्वारा रचित जीवनी है, जो प्रेमचंद संबंधी तथ्यों का अधिक तटस्थ रूप से मूल्यांकन करती है। मतलब जो इनकी पहली दोनों जीवनियाँ हैं, प्रेमचंद घर में और कलम का सिपाही, वो उन्हीं के घर के सदस्यों के द्वारा लिखी गई, एक धर्मपत्नी द्वारा और दूसरे पुत्र के द्वारा लिखी गई हैं। इनकी आलोचनात्मक पुस्तकें भी हैं। रामविलास शर्मा जी ने प्रेमचंद और उनका युग नाम से आलोचनात्मक पुस्तक लिखी। प्रेमचंद पर हुए नए अध्यायों में कमल किशोर गोयना का और डॉक्टर धर्मवीर भारती का नाम उल्लेखनीय है। कमल किशोर गोयना ने प्रेमचंद जी का अप्राप्य साहित्य 2 भागों में लिखा और प्रेमचंद जी विश्वकोप भी 2 भागों में संपादन किया। डॉक्टर धर्मवीर ने दलित दृष्टि से प्रेमचंद का साहित्य मूल्यांकन करते हुए प्रेमचंद सामंत का मुंशी और प्रेमचंद की नीली आंखें, बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं दोनों धर्मवीर भारती जी की प्रेमचंद जी को लेकर, एक सामंत का मुंशी और दूसरा प्रेमचंद जी की नीली आंखें हैं, बहुत ध्यान रखने वाली बात है। ये इनकी आलोचनात्मक पुस्तक थी। उसके बाद प्रेमचंद और सिनेमा से जो संबंध है उनके विषय में कुछ लाइनें हैं। बहुत जल्द आपकी वीडियो पूरी होने वाली है, बस थोड़ा समय और चाहूँगा मैं आपका। प्रेमचंद हिंदी सिनेमा के सबसे अधिक लोकप्रिय साहित्यकारों में से हैं। सत्यजीत रॉय ने उनकी 2 कहानियों पर यादगार फिल्में बनाई, 1977 में शतरंज के खिलाड़ी और 1981 में शतगति। दोनों ही महत्वपूर्ण जो फिल्में बनी हैं प्रेमचंद जी के कहानियों को लेकर। उनके देहांत के 2 वर्षों के उपरांत सुब्रमण्यम ने 1938 में सेवा सदन उपन्यास पर फिल्म बनाई, जिसमें सुब्बालक्ष्मी जी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। 1977 में मृणाल सेन ने प्रेमचंद की कहानी कफन पर आधारित ओका उरी कथा नाम से एक तेलुगु फिल्म बनाई, जिसको सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है कफन कहानी को लेकर। 1963 में गोदान और 1966 में गबन उपन्यास पर लोकप्रिय फिल्में बनी हैं, हिंदी फिल्म बनी है। 1980 में उनके उपन्यास पर बना टीवी धारावाहिक निर्मला बहुत ही लोकप्रिय हुआ है। तो सिनेमा से भी इनका बहुत बड़ा संबंध रहा है।
स्मृतियों को लेकर लम्ही में प्रेमचंद जी की प्रतिमा है। प्रेमचंद जी की स्मृति में भारतीय डाकतार विभाग ने 30 जुलाई 1980 को उनकी जन्मशती के अवसर पर 30 पैसे मूल्य का एक डाक टिकट भी जारी किया था। गोरखपुर के जिस स्कूल में वे शिक्षक थे वहां प्रेमचंद साहित्य संस्थान की स्थापना की गई। प्रेमचंद जी की 125वीं सालगिरह पर सरकार की ओर से घोषणा की गई कि वाराणसी से लगे इस गांव में प्रेमचंद के नाम से एक स्मारक तथा शोध अध्ययन केंद्र बनाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि प्रेमचंद जी के स्मारक बना हुआ है। चलिए, आखिरकार आपका बहुत ही समय मैंने मूल्यवान समय लिया है, माफ़ी चाहूँगा और आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने बहुत ही दृढ़ता के साथ इस वीडियो को देखा। अंत करना चाहूँगा प्रेमचंद जी के इन शब्दों के साथ, अन्याय में सहयोग देना अन्याय करने के ही समान है। तो न्याय अन्याय की परिभाषा से आप भलीभांति परिचित होंगे, तो हमेशा न्याय सत्य के मार्ग पर चलें, अन्याय का साथ ना दें। इसी के साथ इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे विकांत प्रजापति दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। आपको शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं।